Hello everyone and welcome back to the channel The Physics Sensei where the concept meet the clarity. In our previous videos lecture, we studied about how light interact with opaque objects. Opaque objects such as sofas, walls, mirror, board and etc. But in our today's lecture, we are going to study how light interact with the transparent mediums. Right? What? Transparent medium. So, I guess आप सभी familiar होंगे कि हमारे पास transparent mediums क्या होते हैं. जैसा कि हमने ऑप्टिक्स की सीरीज के पार्ट नंबर 1 के अंदर देखा था, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट हमारे पास वो ऑब्जेक्ट होते हैं जिसके थ्रू लाइट ट्रेवल्स कर सकते हैं। या फिर अगर मैं बात कहूँ इजी लैंग्वेज में आपको बताना चाहूँ तो ट्रांसपेरेंट मीडियम वो मीडियम होता है जिसके आर पार हम इजीली देख सकते हैं। इसका मोस्ट कॉमन एग्जांपल होता है हमारे पास ग्लास। व्हाट? ग्लास। सेकंड एग्जांपल हम इसका ले सकते हैं वाटर। राइट? ग्लास एंड वाटर आर व्हाट? सच ऑब्जेक्ट थ्रू व्हिच लाइट कैन इजीली ट्रेवल और यू कैन सी इजीली, जिसके आर पर आप आसानी से देख सकते हो और लाइट ट्रेवल कर सकती है। उन मीडियम्स को क्या कहते हैं हम? ट्रांसपेरेंट मीडियम। ओके, पहले लेक्चर में हमने देखा जब भी कोई लाइट रे किसी ओपेक ऑब्जेक्ट के ऊपर फॉल करती है तो वो अपना रास्ता चेंज कर लेती है सेम मीडियम के अंदर एंड वी टर्म्ड इट एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। राइट? बट व्हाट इफ आई आस्क व्हेनेवर लाइट फॉल ऑन एनी ट्रांसपेरेंट मीडियम, जब भी कोई लाइट किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम के ऊपर फॉल करेगी क्या वो रिफ्लेक्ट बैक होगी या फिर उसमें से ट्रांसमिट हो जाएगी? ट्रांसमिट का मतलब होता है उसके आर पार चली जाएगी। तो आप में से सभी लोग मुझे आंसर करेंगे कि सर अगर लाइट किसी ग्लास के ऊपर फॉल होती है तो वो उसके आर पार चली जाती है, या फिर अगर मैं बात करूं किसी वाटर के कप में फॉल होती है तो वो वाटर से भी आर पार चली जाती है। राइट? सो जब भी लाइट किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम में ट्रेवल करती है तो उसके अंदर क्या क्या चीजें चेंज होती है, कौन सी टर्म्स चेंज होती है? क्या उसका रास्ता सीधा होता है या वो अपने रास्ते को बेंड करती है, या फिर क्या उसके अंदर भी रिफ्लेक्शन होता है या कोई दूसरा फिनोमिनन आता है? आज के उस लेक्चर के अंदर हम इसी चीज के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। अंडरस्टूड? आई होप आपको ट्रांसपेरेंट मीडियम क्लियर होगा कि ट्रांसपेरेंट मीडियम होता क्या है। ठीक है? ओके, सो इस लेक्चर को स्टार्ट करेंगे एक एक्टिविटी के साथ। राइट? इस एक्टिविटी को आप घर पे परफॉर्म कर सकते हो। आपको क्या करना है, एक सिंपल ग्लास लीजिए। टेक व्हाट? अ सिंपल ग्लास। आपके पास मान लेते हैं एक ग्लास है कुछ इस तरह से, यहाँ पे एक ग्लास ड्रॉ किया है। ठीक है? उसको कंप्लीटली वाटर के साथ फिल कर दीजिए। जस्ट फिल इट विद वाटर। राइट? हमने क्या किया, इस ग्लास को पानी के साथ फिल कर दिया। दिस इज व्हाट अ ग्लास। ये हमारे पास ग्लास है और इसके अंदर मैंने वाटर को फिल कर दिया। राइट? ओके, अब आप सभी के पास पेंसिल या पेन पक्का होगा। राइट? हमें क्या करना है, उस पेंसिल या पेन को इस पानी के भरे हुए ग्लास के अंदर डिप करना। ओके, डिप करने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। मेरे पास एक मार्कर है, क्या ये मार्कर स्ट्रेट है या फिर बेंड? सभी मुझे आंसर करोगे सर दिस इज स्ट्रेट। ये मार्कर बिल्कुल स्ट्रेट है। सिमिलरली आपके पास में जो पेन होगा या फिर कोई पेंसिल होगी वो भी बिल्कुल स्ट्रेट होगी। राइट? तो हमें क्या करना है, इस पेन या पेंसिल को इस पानी के अंदर डिप करना। ठीक है? और आप सभी लोग ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करोगे और मुझे इसकी ऑब्जर्वेशंस जो आपने ऑब्जर्व करोगे डिप करने के बाद वो कमेंट बॉक्स में लिख के बताओगे कि आपने क्या ऑब्जर्व। अंडरस्टूड? ओके, उसी ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे हम आज का लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, सो जब भी लाइट किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम के साथ इंटरेक्ट करती है, व्हाट? इंटरेक्शन ऑफ लाइट विद एनी ट्रांसपेरेंट मीडियम, इट चेंजेस इट्स पाथ। वो अपना रास्ता चेंज कर देती है। क्या कहा मैंने? जब भी लाइट किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम के साथ इंटरेक्ट करती है वो अपना रास्ता चेंज कर देती है। ठीक है? ओके, रास्ता चेंज, अगर आप वैसे जिसने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी हैं वो जरूर कहेंगे कि रास्ता चेंज तो हमारे रिफ्लेक्शन के अंदर भी हो रहा था। बट अगर आपको याद हो उस केस के अंदर तो रिफ्लेक्शन के अंदर जो पाथ चेंज था वो सेम मीडियम के अंदर हो रहा था, सेम मीडियम के अंदर वहां पर हो रहा था। ये आई गेस सभी ने देखा होगा, मैंने वहां डेफिनेशन में भी लिखवाया था। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज व्हाट? चेंज इन पाथ ऑफ लाइट व्हेन इट strikes through an opaque object and change in path will take place in the same medium। वो सेम मीडियम के अंदर अपना रास्ता चेंज करेगी। बट ट्रांसपेरेंट के अंदर क्या होता है, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर जाएगी तब वो अपना रास्ता चेंज करेगी। यहां पर क्या होगा, हमारे पास टू मीडियम्स इंक्लूड होते हैं। टू मीडियम्स इंक्लूड। आई होप यहां तक आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। अब रिफ्रैक्शन को समझने से पहले हमें इसके कुछ फंडामेंटल्स के बारे में पता होना। ये कुछ ऐसा ही है, अगर आपको इंग्लिश सीखनी है, यू हैव टू लर्न इंग्लिश,
देन यू मस्ट नो अबाउट द अल्फाबेट्स। आपको अल्फाबेट्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, राइट। सो रिफ्रैक्शन को समझने से पहले हमें पता होना चाहिए कि मीडियम्स क्या होते हैं, मीडियम्स को कैसे कैटेगराइज करते हैं, ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। अंडरस्टूड। सो आइए एक बार कोशिश करते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को समझा जाए ताकि हम रिफ्रैक्शन को बहुत इजीली कर पाए। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। So let us try to understand what is this refractive index. So before moving to the refractive index, मैं आपको पहले एक एग्जाम्पल देना चाहूँ, ठीक है। ओके, आप मुझे बताएंगे कि उसका आंसर क्या होगा। ओके, जस्ट इमेजिन यू आर स्टैंडिंग एट अ पॉइंट ए। आप किसी पॉइंट ए के ऊपर खड़े हुए हो, ठीक है, और आपको भागते हुए इस पॉइंट ए से किसी दूसरे पॉइंट बी के ऊपर जाना है। किसी पॉइंट ए से भागते हुए किसी पॉइंट बी पे जाना। लेट अस इमेजिन दैट द डिस्टेंस इज व्हाट 100 मीटर। पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है 100 मीटर। ओके, और फिलहाल यहाँ जो मीडियम है व्हाट मीडियम, दैट मीडियम इज व्हाट एयर। फिलहाल यहाँ पर पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच का जो मीडियम है वो कैसा है एयर। राइट, वैक्यूम से पानी के अंदर जाएगी तब उसकी स्पीड इतनी ही रहेगी या फिर चेंज हो जाएगी। यस, आप बिल्कुल सही सोच रहे हो। जब लाइट वैक्यूम से किसी दूसरे मीडियम के अंदर जाती है तो उसकी स्पीड के अंदर भी चेंज आती है, उसकी स्पीड के अंदर भी चेंज आती है। तो यहाँ पर क्या होगा, लाइट की स्पीड जो है दैट स्पीड विल चेंज, अंडरस्टूड। आई गेस फिलहाल जो मैंने आपको समझाया वो यहाँ तक आपको समझ में आया, राइट। ओके, अब इसी को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको बोलना चाहता हूँ, आपको बताना चाहता हूँ एक टर्म दैट इज ऑप्टिकल डेंसिटी। व्हाट? ऑप्टिकल डेंसिटी। अब ये ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होती है, लिख देते हैं ऑप्टिकल डेंसिटी। ना, आप सभी फैमिलियर होंगे एक टर्म डेंसिटी के साथ, राइट। डेंसिटी आएगा, सभी को पता होगा कि डेंसिटी होती क्या है। अगर मैं आपसे पूछूंगा डेंसिटी क्या है तो आप में से मैक्सिमम मुझे आंसर करेंगे डेंसिटी इज व्हाट रो। रो के साथ डिनोट किया जाता है, दैट इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी क्या होती है, मास बाय वॉल्यूम। दैट मीन्स ये किसके इक्वल है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। मतलब कि एक मीटर क्यूब के अंदर व्हाट 1 मीटर क्यूब के अंदर कितने किलोग्राम या कितना मास प्रेजेंट है उसको हम क्या बोलते हैं, डेंसिटी। एक मीटर क्यूब या एक लीटर के अंदर, वॉल्यूम को लीटर के अंदर भी नोट कर सकते हैं, मीटर क्यूब के अंदर भी दिखा सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे मीटर क्यूब ले रखा है, ठीक है। तो एक मीटर क्यूब के अंदर कितना वॉल्यूम प्रेजेंट, कितना मास प्रेजेंट है उसको हम क्या बोलते हैं, डेंसिटी। बट दिस इज एक्चुअली योर मास डेंसिटी। ये एक्चुअली हमारे पास क्या होती है, मास डेंसिटी। सिमिलरली हमारे पास एक टर्म होती है ऑप्टिकल डेंसिटी। ऑप्टिकल डेंसिटी रिलेट करती है ऑप्टिक्स के साथ। ऑप्टिक्स जैसा कि हमने पार्ट 1 के अंदर डिस्कस किया था, ऑप्टिक्स क्या होती है, ब्रांच है फिजिक्स की जो डील करती है इंटरेक्शन ऑफ लाइट विद मैटर्स। अंडरस्टूड। तो ऑप्टिकल डेंसिटी का मतलब क्या होता है, कोई मीडियम, ध्यान से सुनिए, कोई मीडियम, शॉर्ट में अगर लिखें कोई भी मीडियम स्पीड ऑफ लाइट को कितना चेंज करता है, स्पीड ऑफ लाइट को कितना चेंज करता है उसको हम ऑप्टिकल डेंसिटी कहेंगे। समझ में आया? ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होती है, कोई भी मीडियम स्पीड ऑफ लाइट को कितना चेंज कर रहा है उसको मैं उस मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी। अंडरस्टूड। अगर स्पीड को बहुत ज्यादा कम कर दिया तो उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, और जिसने स्पीड को कम किया तो उसकी डेंसिटी ऑटोमेटिकली कम होगी। अंडरस्टूड। ओके, तो यहाँ पर दो टर्म्स आपके पास आने वाली है, एक तो होगा रेयरर एंड सेकेंड वन होगा आपके पास डेंसर। हम ऑप्टिक्स के अंदर बार बार दो टर्म्स का बहुत यूज करने वाले हैं, रेयरर मीडियम और एक होगा डेंसर। मतलब क्या है, रेयरर मीडियम के अंदर स्पीड ऑफ लाइट में जो चेंज आएगा वो कम हो। इट इज ऑब्वियस, जब लाइट वैक्यूम से किसी भी मीडियम के अंदर जाएगी, मतलब वाटर ले लेते हैं, ग्लास ले सकते हैं, डायमंड ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, तो उसकी स्पीड के अंदर चेंज आएगा। बट अगर वो चेंज कम हो तो मैं कहूंगा वो मीडियम रेयर है। अगर वो चेंज ज्यादा हो जाए तो मैं उसको कहूंगा वो मीडियम डेंसर। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ग्रेटर। क्या लिख रहा हूँ, ग्रेटर। आई होप वो चीज आपको समझ में आई होगी जो मैंने अभी तक आपको बताई। एक बार रिपीट करते हैं। स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम के अंदर होती है हमारे पास 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, राइट। ओके, दैट मीन्स 1 सेकेंड में 10⁸ मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करती है लाइट वैक्यूम के अंदर। जब लाइट वैक्यूम से वाटर के अंदर जाती है या फिर अपना मीडियम चेंज करती है, उस टाइम पे उसकी जो स्पीड है वो चेंज हो जाती है, ठीक है।
उसी के बाद हमने टर्म देखी ऑप्टिकल डेंसिटी। ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होती है? वो जो स्पीड चेंज हुई है वो कितनी ज्यादा चेंज हुई है और किस मीडियम की वजह से हुई है। तो वो मीडियम लाइट की स्पीड को कितना चेंज कर रहा है वो हमें उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी के बारे में इंफॉर्मेशन देगी। अंडरस्टूड? ओके, नाउ जस्ट टेल मी। ऑप्टिकल डेंसिटी को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया। फर्स्ट वन इज द रेयर एंड सेकंड वन इज द डेंसर मीडियम। पहला कौन सा है? रेयर। दूसरा कौन सा है? डेंसर मीडियम। रेयर मीडियम क्या है? अगर स्पीड ऑफ लाइट थोड़ी कम चेंज होती है तो वो रेयर मीडियम होगा, ज्यादा चेंज होती है तो वो डेंसर मीडियम। ठीक है, अब मूव करते हैं आगे। यहाँ जो एक मैंने टर्म लिखी है क्या? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या? अंडरस्टूड? काफी सारे लोग इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अंदर कंफ्यूज रहते हैं कि एक्चुअली है क्या चीज, किस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, क्यों इंपॉर्टेंट होता है मैं इसके बारे में पढ़ूं। ठीक है, तो एक बार देखते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अगर आपको ऑप्टिकल डेंसिटी समझ में आई है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बहुत ज्यादा इजी। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को अगर डिनोट करना चाहे, नोटेशन अगर यूज करें तो नोटेशन होती है इसकी म्यू। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू के साथ डिनोट किया जाता है। अब म्यू एक्चुअली है क्या? म्यू होता है हमारे पास रेशियो है किसका? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और यू कैन से इन एयर, ठीक है, डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ओके, मैंने क्या लिखा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? रेशियो है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। कि एयर के मुकाबले उस मीडियम के अंदर लाइट की स्पीड कितनी है, वो क्या होगा हमारे पास? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। व्हाट? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अंडरस्टूड? अगर इजी लैंग्वेज में बात करें, ये मुझे बताएगा लाइट की स्पीड कितनी चेंज होगी, कितनी चेंज। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मुझे बताएगा कि लाइट की जो स्पीड है वो कितनी चेंज होने वाली। या फिर अगर मैं शॉर्ट में बताना चाहूं, कौन सा मीडियम कितना रेयरर है या फिर कितना डेंसर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू मुझे बताएगी कि कोई मीडियम कितना रेयरर होता है या कितना डेंसर होता है, कितना रेयर है कितना डेंसर। अंडरस्टूड? एक बार इसको देखते हैं क्योंकि क्लास 10th के अंदर और क्लास 12th के अंदर यहां से काफी ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो एक बार इसको स्टडी करते हैं कि म्यू, या फिर आपको बुक में म्यू लिखा मिलेगा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट वर्ड जहां भी आता है उसका मतलब होता है हम कंपेयर कर रहे हैं उस क्वांटिटी को वैक्यूम या एयर के साथ। ठीक है, तो डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड सिंपल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। चीजें दोनों सेम होती हैं, बट जैसे जैसे लेक्चर आगे बढ़ेगा आपको क्लैरिटी आती जाएगी। अंडरस्टूड? ओके, नाउ इसको रब करते हैं थोड़ा सा। आई गेस ये चीज आपको समझ में आएगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, कि लाइट की स्पीड कितनी चेंज हो रही है। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताएगा कि लाइट की स्पीड कितनी चेंज हो रही है, या फिर कई बुक्स में इसको लिखा हुआ होता है, इट विल टेल अस अबाउट एक्सटेंट ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट। तो एज यू विश, आपको जो डेफिनेशन इजी लगती है, जैसे याद करना इजी लगता है, आप उसके ऊपर जा सकते हो। दोनों ही सही है। एक्सटेंट ऑफ बेंडिंग मतलब कि लाइट है वो एक्चुअल पाथ से कितना बेंड हो रही है। ठीक है, वो जब हम रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे तब आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है कि कोई मीडियम लाइट की स्पीड को कितना चेंज कर रहा है, वो क्या होगा हमारे पास? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है कि कोई मीडियम कितना रेयरर है या फिर कितना डेंसर। गॉट इट? ओके, अब इसके फॉर्मूले के बारे में थोड़ी और इंफॉर्मेशन देखते हैं। इसके बारे में पढ़ते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या बताता है और ये पढ़ना क्यों जरूरी है और यहाँ कंफ्यूजन क्यों होती है। ठीक है, तो क्या मैं लिख सकता हूँ म्यू इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर। आई गेस बार बार ये लिखना थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, तो वहां पर हम नोटेशन यूज करेंगे। क्या मैं इस टर्म को सी लिख दूं? व्हाट? सी। जैसा आपने देखा था, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम को डिनोट किया जाता है स्मॉल सी के साथ में, तो मैंने यहाँ क्या लिख दिया? स्मॉल सी लिख दिया, डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। अब मीडियम कुछ भी एनीथिंग, मीडियम कुछ भी हो सकता है। अब ट्रांसपेरेंट मीडियम की अगर मैं बात करूँ तो आपके पास ऑयल हो सकता है, आपके पास ग्लास हो सकता है, वाटर हो सकता है, और भी कई चीजें हो सकती हैं। राइट, तो यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूँ? ऊपर स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, नीचे मैंने लिख दिया यहाँ पर v इज व्हाट, जो आप क्लास 9th में पढ़ के आए हो, दैट v इज द वेलोसिटी। बट वेलोसिटी अगर एक स्ट्रेट लाइन में बात कर रहा हूँ और एक यूनिडायरेक्शनल अगर मैं मोशन की बात करता हूँ, तो वेलोसिटी और स्पीड आपके पास सेम चीज है। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी यूनिट की। इसकी एसआई यूनिट क्या होने वाली है? ध्यान से देखो, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम में भले ही, लेकिन वो क्या है? स्पीड है, तो स्पीड की एसआई यूनिट होती है हमारे पास मीटर पर सेकंड। सिमिलरली वेलोसिटी या फिर स्पीड की दोबारा क्या होती है? मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड से मीटर पर सेकंड
cancel out. So refractive index is what? Unitless and dimensionless quantity. Unitless मतलब जिसकी कोई यूनिट नहीं हो, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई यूनिट नहीं है, तो दिस इज व्हाट? यूनिटलेस क्वांटिटी. कैसी क्वांटिटी है? यूनिटलेस, इसकी कोई भी यूनिट हमारे पास नहीं. ठीक है, ओके. तो म्यू विल बी व्हाट? म्यू इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाय, ये फॉर्मूला हमें याद रखना है इंपॉर्टेंस के मामले में. इसका 2 स्टेप्स. गॉट इट? नाउ अगर ध्यान से देखोगे, क्या मैं कह सकता हूं, जो आप एग्जांपल याद करो दोबारा. जब हम रोड पे भाग रहे थे, एक बार एयर थी, दूसरे में क्या था? वाटर. तो जस्ट इमेजिन, अगर मान लेते हैं आपकी जो स्पीड है वो कांस्टेंट है, आप कांस्टेंट स्पीड से भाग सकते हो. तो एयर के अंदर हमारी कांस्टेंट स्पीड कितनी थी? 10 मीटर पर सेकंड. कितनी थी? यहाँ दोबारा लिखते हैं. एयर के अंदर हमारी स्पीड थी कितनी? 10 मीटर पर सेकंड. और वाटर के अंदर कितनी बताई थी? दैट वाज अ रैंडम एग्जांपल, तो उसको मैंने लिया था 5 मीटर पर सेकंड. तो क्या मैं कह सकता हूँ, जो लाइन में बोलने वाला हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है. थ्रू आउट द एयर, आप एयर में कहीं भी भागो, आपकी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड ही रहेगी. क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ? अगर आपके पास मीडियम एयर है, हर जगह एयर है, और आप कांस्टेंट स्पीड से भाग सकते हो, तो आपकी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड ही रहेगी, आई गेस. राइट. सिमिलरली अगर आप पानी में भाग रहे हो, पानी में आपके आसपास हर जगह पानी ही पानी है, सो वाटर के अंदर आपकी जो स्पीड है वो 5 मीटर पर सेकंड ही रहने वाली है. क्या ऐसा कहना सही होगा? ये पानी में लिक्विड अगर आपके पास है, पानी है, पानी में आपकी स्पीड पूरे पानी के अंदर 5 मीटर पर सेकंड रहेगी और एयर के अंदर 10 मीटर पर सेकंड रहेगी. तो क्या एयर के अंदर जो स्पीड है वो कांस्टेंट है? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम वो कांस्टेंट रहेगी हमारे पास. सिमिलरली स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, सिर्फ पानी के अंदर, वो भी एक कांस्टेंट क्वांटिटी रहने वाली. राइट, ओके. तो उसको यहां यूज करते हैं. क्या मैं कह सकता हूं वाटर, चलो वेलोसिटी तो किसी मीडियम में होने वाली है, और अगर अच्छे से समझना तो भी यहाँ पे भी सबस्क्रिप्ट में एम लिख रहा हूं, एम फॉर द मीडियम पार्ट. राइट. तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम ये तो कांस्टेंट ही रहेगी. अब सोच के देखो, अगर मैं मीडियम की बात कर रहा हूं, अगर मैं एक बार ले रहा हूं मीडियम 1 है हमारे पास वाटर, सेकंड में मैंने ले लिया ग्लास ले लिया, तो ऊपर तो क्या वैक्यूम ही रहेगा. अगर मैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर रहा हूं तो ऊपर हमेशा वैक्यूम ही आने वाला है. ठीक है, तो क्या सी तो कांस्टेंट ही रहेगा. तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? म्यू इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन वी. म्यू इज व्हाट? प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन वी. इस प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है? एक्चुअली दिस टेंस दैट इज, इट सेज दैट refractive index is proportional to reciprocal of speed of light in that medium, or I can say refractive index is inversely proportional to speed of light. That means जितना refractive index ज्यादा होगा, ध्यान से सुनिए, जितना refractive index ज्यादा होगा उतना स्पीड, उतनी स्पीड कहां पर? उस मीडियम के अंदर, उस मीडियम के अंदर कम. रिपीटिंग माय वर्ड्स अगेन, जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होने वाला है, जितनी वैल्यू इसकी ज्यादा मिलेगी, उतनी स्पीड उस मीडियम के अंदर कम मिलेगी. ये बात अगर आपको समझ में आ गई है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के अंदर आपको आई गारंटी कोई भी प्रॉब्लम कभी भी नहीं आएगी. सिर्फ ये बात हमारे लिए जाननी बहुत जरूरी है. क्या? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू जितनी ज्यादा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा, उतनी ही लाइट की स्पीड कम होने वाली उस मीडियम के अंदर. गॉट इट? इसको एक बार एग्जांपल के थ्रू देखते हैं कि इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है, इसको प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करते हैं. आई गेस ये चीज आपको क्लियर होगी. अभी तक जितना करवाया आप इसको स्क्रीनशॉट लेके नोटबुक में लिख सकते हैं, क्योंकि अभी जो बोर्ड पे लिखा हुआ है वो मैक्सिमम स्कूल्स एंड एकेडमीज के अंदर बिल्कुल भी नहीं करवाया जाता. एंड आई गेस बहुत कम टीचर्स आपको ऐसे मिलेंगे जो ये चीजें इतना एलैबोरेटेड वे में आपको बताएं. ठीक है, तो बस स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद आगे आई गेस ले लिया होगा. ओके, सो इसको और समझते हैं, थोड़ा सा इलेबरेट करते हैं और एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं. ओके, देयर आर सम कांस्टेंट वैल्यूज, कुछ कांस्टेंट वैल्यूज होती हैं, वो आपको भी याद करनी पड़ेंगी. ठीक है, हमें मेनली चार मीडियम्स के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स याद होने चाहिए. फर्स्ट वन इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर एयर. एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? 1. मैं बताऊंगा इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है. ठीक है, सेकंड आपको याद रखना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास. ग्लास एक्चुअली आपके पास डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, डिफरेंट काइंड्स के होते हैं, बट ऑन एन एवरेज सभी का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो अप्रॉक्स होता है 3/2 के. दैट इज इक्वल टू 3/2. सिंप्लीफाई करोगे तो यू विल गेट 1.5. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कितनी होगी ग्लास के लिए? 1.5. नेक्स्ट आई एम सेइंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर वाटर. पानी के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है आपके पास 4/3. दैट विल बी इक्वल टू 1.33 और यू कैन से 3 बार. राइट. द फोर्थ वन आपको याद रखना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर डायमंड. डायमंड के लिए होता है आपके पास 2.4.
ये 4 वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। चारों नहीं तो ये फर्स्ट 3 तो आपको याद होनी ही होनी चाहिए, क्योंकि जितने भी न्यूमेरिकल्स बनते हैं मोस्टली के अंदर ग्लास और वाटर का यूज किया जाता है, राइट। और कई बार एग्जामिनर वैल्यूज क्वेश्चन में ना देकर नहीं देता, तो आपको ये चीजें याद होनी चाहिए एज अ कांस्टेंट, राइट। ओके, अब अगर ध्यान से देखो इस चारों वैल्यूज को अगर ध्यान से देखें, तो क्या मैं लिख सकता हूं एक लाइन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर कम होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर से। ऐसा कहना सही है? पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 1.3। एयर का कितना है? 1। तो छोटा कौन हुआ? एयर हुआ, तो मैंने ऐसे लिख दिया। अब एक और चीज देखो, वाटर और ग्लास में से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम किसका है? सर वाटर का है। सो ये कम होता है किससे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास से। एंड एक और चीज, ये किससे कम है? डायमंड से। तो मैं लिख रहा हूं म्यू टाइम, म्यू टाइम। वैल्यूज भी लिख देते हैं नीचे। 1 इज लेसर देन 1.3 बार, लेसर देन 1.5, लेसर देन 2। इसका मतलब हम क्या समझते हैं? अब इसका मतलब समझना है कि एक्चुअली होता क्या है, ठीक है। ओके, मैंने अभी आपको बताया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उस मीडियम के अंदर स्पीड उतनी ही कम होने वाली है। याद है सभी को? मैंने कहा ग्लास की बात करते हैं। किसकी बात कर रहे हैं? ग्लास की, ठीक है। तो क्या मैं लिख सकता हूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, ये लिखना सीखना है आप सभी को। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास किसके इक्वल होगा? इस फॉर्मूले पे आओ। ये फॉर्मूला कहता है किसी भी मटेरियल का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम, राइट। तो इसको मैं क्या लिखूंगा? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। मीडियम क्या है मेरे पास? ग्लास है, तो मैं ग्लास लिख सकता हूँ, राइट। ओके, क्या मुझे सी की वैल्यू पता है? बिल्कुल पता होती है। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम हमें पता होती है। क्या म्यू जी, मैंने अभी आपको बताया कि म्यू जी की वैल्यू कितनी होती है? विल से सर हमने बताया कि 1.5 होती है। तो क्या यहाँ से मैं ग्लास के अंदर स्पीड ऑफ लाइट निकाल सकता हूँ? निकाल सकते हैं? ओके, आई विल से कि वीडियो को पॉज करो, एक बार निकाल के खुद देखिए। अगर आप निकालोगे तो वैल्यू क्या आएगी? मैं लिख सकता हूँ V ऑफ ग्लास इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ म्यू, ठीक है। ओके, इज इक्वल टू सी की वैल्यू हमें पता होती है, कितनी होती है? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय म्यू जी कितना होता है? वैसे सर म्यू जी की वैल्यू होती है 1.5, हमने अभी अभी याद करी है, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखूंगा? 1.5। इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अगर इसको सिंप्लीफाई करोगे देन यू विल गेट 2 पे चला जाएगा। तो वेलोसिटी ऑफ या फिर स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, ग्लास के अंदर स्पीड ऑफ लाइट कितनी आएगी हमारे पास? 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कितनी आई? 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लुक केयरफुली, एयर के अंदर कितनी होती है? 3 इंटू 10⁸। ग्लास में कितनी आई हमारे पास? 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कौन सी ज्यादा है? एयर की ज्यादा है या ग्लास की ज्यादा है? यू विल से सर एयर की ज्यादा है। अब मुझे बताओ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका ज्यादा है? ग्लास का ज्यादा है, क्योंकि 1 छोटा होता है 1.5 से। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू जैसे ही इंक्रीज हुई स्पीड ऑफ लाइट उस मीडियम के अंदर कम। अंडरस्टूड? आई होप ये चीज आपको क्लियर हुई होगी, क्योंकि आपकी एनसीईआरटी की बुक के अंदर एक क्वेश्चन गिवन है, व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5। उसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है? उसका मीनिंग ये है कि वेलोसिटी या फिर स्पीड लाइट की ग्लास के अंदर होती है 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अंडरस्टूड? ओके, बचे कौन से? वाटर एंड टाइम। इन दोनों के अंदर जो स्पीड ऑफ लाइट है वो आप मुझे निकाल के बताएंगे, और उसका जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है। आई विल चेक कि आपका जो आंसर है वो सही है या गलत। अंडरस्टूड? अगर ये चीज आपने सही लिखी है तो मतलब आपको जो कंसेप्ट है जो मैंने अभी भी बताया, आपको समझाया है, वो चीज क्लैरिफाई हो चुकी है। आई होप यहां तक कोई क्वेरी अब आपको नहीं हो। गॉट इट? एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद आगे, ठीक है। आई होप आपको वो चीजें समझ में आई होंगी, ठीक है। अब एक और टर्म हमारे पास आती है, दैट वन इज द रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? अब ये क्या टर्म होती है? ठीक है, एब्सोल्यूट तो हमें पता चल गया था। एब्सोल्यूट का मतलब होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन द एयर, सॉरी एनी मीडियम। वैक्यूम के रिस्पेक्ट टू किसी भी मीडियम के अंदर स्पीड ऑफ लाइट कैसी होती है, उसके रेशियो को क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। दैट वन वाज द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब जो हमारी ऑप्टिक्स के अंदर जो टर्म्स यूज होनी है, एक बार उनको देखते हैं। हम बार बार यूज करेंगे वहां पर टर्म म्यू ए बी।
चलो ए बी को हटा देते हैं, यहाँ पर जो आपके यूज होने हैं उसी के थ्रू समझाता हूँ। मैं लिखा जी डब्ल्यू। ओके, द मेन थिंग इज आप इस टर्म को प्रोनाउंस कैसे करते हैं, ठीक है। एक्चुअली इसको बोला कैसे जाता है, दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। व्हाट? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। मतलब कि पानी की कंपैरिजन में ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना? क्या? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। हम इसको ऐसे रीड करते हैं, यहां मैं लिख रहा हूं इसको, रीड हमें इस तरह से करना है, ठीक है। अब इस ये किसके इक्वल होता है उसको देखो। अगर आपको टर्म लिखी मिले म्यू जी डब्ल्यू, तो उसका मतलब क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। किसके इक्वल होगा? ये हम लिखते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, जो यहाँ टर्म पहले बोली है। क्या लिखना है हमें? जो टर्म हमने पहले बोली है। पहले क्या बोला? ग्लास बोला है, तो वो टर्म आएगी ऊपर, तो यहाँ लिखेंगे म्यू। जो टर्म हमने पहले ही बोली है, सर हमने क्या बोला? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, तो ग्लास हमें ऊपर लिखना है टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, राइट। तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? दो मीडियम्स के अंदर, हम इसमें एयर हो भी सकती है नहीं भी हो सकती, ठीक है। तो दो मीडियम्स के अंदर लाइट की स्पीड किस तरह से चेंज होती है, उस टर्म को क्या बोलते हैं? उसके रेशियो क्या बोलते हैं? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आई होप ये चीज क्लियर होगी। कैसे लिखा जाता है इसको दोबारा लिख देता हूं मैं यहाँ पर, म्यू डब्ल्यू। रीड कैसे करेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ जो पहले लिखा है वो टर्म, ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। अगर दूसरे तरीके से याद करना है, जो विद रिस्पेक्ट टू के बाद में जो टर्म्स आती हैं उसको हम नीचे लिखते हैं, जो पहले आती है उसको हम ऊपर। आई होप ये टर्म अभी तक आपको क्लियर होगी। अब जिस टर्म में मोस्टली जितने भी लोग ऑप्टिक्स के न्यूमेरिकल्स करते हैं वो गलतियां करते हैं, अब उस टर्म के ऊपर आते हैं। ओके, बुक में आपको जो लिखा मिलता है मैं उस टर्म के ऊपर आ रहा हूं फिलहाल, ठीक है। मुझे बताइए म्यू जी क्या होता है? क्या मैं बोल सकता हूं म्यू जी है आपके पास एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास? व्हाट? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। अब याद करें, जहां भी एब्सोल्यूट टर्म आती है वहां पर बात हम करते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम की बात करेंगे, ठीक है। तो क्या यहाँ ऊपर वाले की जगह मैं लिख सकता हूँ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, या वीजी ऐसा लिखा जा सकता है? ये न्यूमरेटर में है कंप्लीट, ठीक है। सिमिलरली म्यू डब्ल्यू को लिख सकते हैं सी डिवाइडेड बाय वी डब्ल्यू, इस तरह से लिखा जा सकता है। थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे उसको तो यू विल ऑब्जर्व कि सी से सी कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा क्या? कंप्लीट टर्म मैं दोबारा लिख रहा हूं, दैट म्यू जी डब्ल्यू मींस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज इक्वल टू म्यू डब्ल्यू ऊपर आ जाएगा तो वी डब्ल्यू ऊपर डिवाइडेड बाय वी। ये जो फॉर्मूला मेरे पास आया है फिलहाल, दिस कैरी प्लीज, ऑप्टिक्स के जितने भी न्यूमेरिकल्स आप सॉल्व करने वाले हो रिफ्रैक्शन से रिलेटेड, उसके अंदर ये टर्म यूज बहुत ज्यादा होने वाला, ठीक है। अगर ध्यान से देखेंगे म्यू जी डब्ल्यू किसके इक्वल है? म्यू जी बाय म्यू डब्ल्यू के इक्वल है। बट अगर वेलोसिटी की बात करें या स्पीड की बात करें तो जो बाद में लिखा गया है वो टर्म पहले आई है, जो पहले लिखा गया है वो टर्म, ठीक है। कंफ्यूजन इस फॉर्मूले के अंदर काफी ज्यादा होती है कि स्पीड वाला ऊपर आएगा या फिर नीचे आएगा, या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैसे लिखना होता है, ठीक है। अगर ये चीज आपको समझ में आई है तो आपको रिफ्रैक्शन के न्यूमेरिकल्स करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। थोड़ा सा भी डाउट आपके दिमाग में है फिलहाल तो वीडियो को रिवाइंड करिए और उसको दोबारा देखिए, और तब तक देखिए जब तक ये चीज आपकी क्लियर नहीं हो। आई होप यहां तक आपको कोई क्वेरी नहीं हो, ठीक है। जिसको ये चीज समझ में आई है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताइए कि सर हमें पहली ही बार में ये चीज समझ में आ गई है, ठीक है। और स्टिल अगर कोई डाउट आपके माइंड में रहता है तो प्लीज मुझे उसके बारे में बताइए। अंडरस्टूड? आई गेस यहां तक आपको क्लियर। इट वॉज ऑल अबाउट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। फिलहाल ऑप्टिक्स पढ़ने से पहले आपको जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए थी वो अब आपको क्लियर हो, राइट। एक और थोड़ी सी बात और करते हैं कि रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम क्या हो, ठीक है। तो उसको करने के लिए मैं यहाँ पर एक लेयर्स बनाऊंगा। से आपके पास दो लेयर्स हैं कुछ इस तरह से, मतलब कि तीन मीडियम्स आपके पास प्रेजेंट। मैंने यहाँ लिखा म्यू ए, यहाँ मैंने लिखा म्यू जी, यहाँ मैंने लिखा म्यू डब्ल्यू, राइट। सबसे ऊपर क्या है? एयर, मतलब कि इस लाइन के ऊपर वाला जो ये पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, यहाँ पर क्या है हमारे पास? एयर है। बीच वाले पोर्शन में हमारे पास ग्लास है और नीचे वाले में हमारे पास वाटर। ये क्लियर हुई? रेयर और डेंसर मीडियम की बात करते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का कितना होता है? 1 होता है।
ग्लास का कितना होता है 1.5 होता है, वाटर का कितना होता है 1.3 होता है। अब सभी के माइंड में एक क्वेश्चन आया होगा कि रेयर और डेंसर मीडियम का हमारे पढ़ाई के अंदर क्या रोल रहने वाला है, कि हमें क्यों पढ़ना है। तो एक बार उसको देखते हैं। मान लेते हैं मेरे पास कोई लाइट की रे थी, लाइट की रे फिलहाल तो मैं इस तरह से ही बना रहा हूं, ठीक है, एक परपेंडिकुलरली आई है इस एयर से, ठीक है, इस सरफेस, ठीक है। एक्चुअली क्या होता है, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो वो अपना रास्ता चेंज करती है, पाथ को चेंज करती है, ठीक है। तो वो चेंज किस तरह से होता है वो अपकमिंग लेक्चर के अंदर हम रिफ्लेक्शन के अंदर देखने वाले हैं, ठीक है। फिलहाल के लिए मान लेते हैं लाइट बिल्कुल परपेंडिकुलर आई है वो सरफेस के, ठीक है। तो क्या मैं कह सकता हूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का कम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास से, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है ग्लास से, तो क्या होगा, क्या मैं इसको कह दूं ये रेयर मीडियम है, ये वाला हमारे पास डेंसर मीडियम। ये कौन सा है, रेयर, मतलब कि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम वो रेयर मीडियम होगा, जो जितना रेयर होगा उसमें स्पीड ऑफ लाइट उतनी ज्यादा मिलेगी, ठीक है। ये मैंने अभी भी यहाँ पर लिखा हुआ है। ये क्या है, डेंसर मीडियम है। तो लाइट कहां से कहां गई, रेयर से डेंसर मीडियम के अंदर गई, रेयर से डेंसर मीडियम, या फिर कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले मीडियम के अंदर गई, ठीक है। ये जो लाइन मैं बोल रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो आपको ये चीजें याद रखनी है। ओके, मान लेते हैं लाइट स्ट्रेट आ गई कुछ इस तरह से इस पर। अब ये कहां से कहां जा रही है, ग्लास से वाटर के अंदर जा रही है, कहां से कहां, ग्लास से वाटर के अंदर। तो ये अगेन कहां से कहां गई, डेंसर से रेयर के अंदर। रीजन बीइंग ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है, कितना है 1.5, और वाटर का 1.3 होता है, तो वो उससे कम होगा। तो कहां से कहां ट्रेवल किया, डेंसर से रेयर के अंदर। आई होप यहां तक आपको ये चीजें क्लियर होंगी, ठीक है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं छोटा सा, इसी को मैं चेंज कर रहा हूं, यहीं पर बना लेते हैं इसको। इसी को अगर मैं चेंज करके बनाना चाहूँ तो बताइए अब क्या होगा। यहाँ मैंने लिखा म्यू ए, यहाँ मैंने लिखा म्यू डब्ल्यू, यहाँ मैंने लिखा म्यू। अब लाइट कहाँ से कहाँ जा रही है, ओके, मान लेते हैं अगेन लाइट परपेंडिकुलर आई है कुछ इस तरह से, ठीक है। ओके, अब आपको पता है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स एयर का हमारे पास 1 होता है, वाटर का 1.3 होता है, ग्लास का 1.5 होता है। अच्छा लुक केयरफुली, ग्लास को भूल जाओ नीचे वाले को। तो मुझे इतना बताइए कि एयर से वाटर में जा रही है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज्यादा किसका है, वाटर का है। तो ये कैसे होने वाला, डेंसर मीडियम है, ये वाला क्या है, रेयर मीडियम। लाइट कहां से कहां गई, रेयर से डेंसर मीडियम के अंदर। गॉट इट, ये चीज समझ में आई। जो पहला सरफेस था एयर और वाटर को उसने अलग कर रखा था, ठीक है। तो लाइट एयर से वाटर में गई तो मतलब रेयर से डेंसर मीडियम में गई है, क्लियर है, ओके। तो ये लाइट कुछ इस तरह से यहाँ पहुंचेगी स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। अब मुझे बताइए वाटर से वो ग्लास में जा रही है, तब कौन रेयर कौन डेंसर, ठीक है, ओके। मेक श्योर जब आप लाइट का ट्रांसमिशन चेक करते हो तो उस टाइम पे जिस सरफेस पे लाइट आ रही है उसके ऊपर और उसके नीचे वाला सरफेस, हम उसके ऊपर और नीचे वाला मीडियम हम चेक करते हैं। जैसे इस सरफेस की बात कर रहे हैं तो इस सरफेस के दो मीडियम्स हैं, एक तो ऊपर वाला वाटर है, नीचे वाला ग्लास है, ठीक है। अब इन दोनों को चेक करेंगे, इन दोनों में अगर आप देखोगे तो ये क्या है हमारे पास 1.3, जो कम है किससे 1.5 से। तो इस सरफेस के लिए ये वाला मीडियम रेयर होगा, ये वाला मीडियम डेंसर, ये वाला मीडियम रेयर है, ये वाला मीडियम डेंसर। गॉट इट, आई होप ये चीज आपको क्लियर हो। सो दैट वाज ऑल अबाउट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, राइट। जाते जाते एक क्वेश्चन मैं आपको देना चाहूंगा जिसके बारे में आप सर्च करके कमेंट बॉक्स में उसका आंसर लिखेंगे। दैट क्या ऑप्टिकल डेंसिटी और मास डेंसिटी, रिपीटिंग माय क्वेश्चन अगेन, ऑप्टिकल डेंसिटी एंड मास डेंसिटी सेम होती है या डिफरेंट होती है। सेम होती है तो सेम कैसे है, डिफरेंट होती है तो डिफरेंट कैसे है, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे, ठीक है, विद एग्जांपल के साथ। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम कंप्लीट स्टडी करने वाले हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे, और डायग्राम देखेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का, जो आपके बोर्ड्स के एग्जाम में तो श्योर पूछा जाता है। और एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म आएगी स्नेल्स लॉ, और स्नेल्स लॉ का आई गारंटी जो तरीका मैं करवाऊंगा उससे इजी तरीका आपको यूट्यूब पे, आपके क्लास स्कूल्स के अंदर, आपकी एकेडमीज के अंदर कहीं पर भी नहीं मिलेगा, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।